नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको अलग अलग 10 यूनिट देखने को मिलती है और सभी यूनिट से आपको 10-10 प्रश्न देखने को मिलते हैं जब आप जीएस का पहला पेपर देते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। दोस्तों, हम ये सभी यूनिट्स पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। कई सारी यूनिट्स को हम लोगों ने हमारी इस लेक्चर सीरीज में कंप्लीट भी कर लिया है। ये सभी लेक्चर जो हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट में सेव हैं, तो आप इन सभी लेक्चर्स को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। वर्तमान में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 10 पे डिस्कशन कर रहे हैं और जब आप यूनिट नंबर 10 के सिलेबस को देखते हो दोस्तों तो यहाँ आपको मध्य प्रदेश की जनजाति व्यवस्था पर आधारित टॉपिक दिखाई पड़ते हैं। लगातार हमारी इस यूनिट पर लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने कई टॉपिक को कवर कर लिया है जो जनजाति व्यवस्था से संबंधित हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस यूनिट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के विभिन्न जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये वो व्यक्तित्व हैं दोस्तों जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन्होंने मध्य प्रदेश की जमीन पर पैदा होते हुए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के इतिहास में, भारत के विकास में और प्रदेश की समृद्धि में अपना बलिदान दिया है दोस्तों। तो चलिए एक एक करके इन सभी व्यक्तित्व पर हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। आज की इस क्लास में जो पहला व्यक्तित्व जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है संग्राम शाह। दोस्तों, संग्राम शाह की जब हम बात करें तो हम लोग देखते हैं कि कलचुरी डायनेस्टी का पतन हो चुका है लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी में। हम लोग देखें उसके बाद हमें जो गढ़कटंगा का प्रदेश है जिसको हम गड़ा मंडला के नाम से भी जानते हैं, यहाँ गोंड वंश के अंतर्गत एक शासक हमें दिखाई पड़ते हैं और इन शासक का नाम था दोस्तों संग्राम शाह। ये एक जनजातीय व्यक्तित्व के तौर पर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। इन्होंने 1480 से लगभग 1541 के बीच में 61 साल शासन किया, 61 वर्ष इन्होंने यहाँ शासन किया है दोस्तों। और इनके शासन के हमें कई सारे जो अवशेष हैं वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। ये कहा जाता है कि संग्राम शाह का जो मूल नाम है वो राजा अमान दास था दोस्तों, और इन्होंने जब शासक बने 1480 में, अच्छा 1480 में तो ये शासक बने, लेकिन इन्होंने 1475 से ही शासन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। शासन का कार्य जो है वो इन्होंने 1475 से ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन विधिवत रूप में अपने पिता की मृत्यु के बाद 1480 में शासक बने थे ये। और उसके बाद शासक के तौर पर 61 साल इन्होंने शासन किया था गढ़ा मंडला के क्षेत्र में। मूल नाम क्या था इनका? अमान दास था दोस्तों। और इन्होंने शासक बनने के बाद मध्य प्रदेश में लगभग 52 गढ़ और 57 परगनों पर अधिकार किया और एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। इनकी एक रचना भी हमें दिखाने को मिलती है दोस्तों, रस रत्नमाला। ये संस्कृत में एक रचना रही। और हम जब संग्राम शाह के उत्तराधिकारी की बात करते हैं दोस्तों तो हमें यहाँ दलपत शाह दिखाई पड़ता है। जिस दलपत शाह की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ये संग्राम शाह के दत्तक पुत्र के तौर पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और संग्राम शाह ये वही है जिनकी शादी रानी दुर्गावती से हुई थी। रानी दुर्गावती संग्राम शाह की बहू थी दोस्तों, और दलपत शाह जो संग्राम शाह के बेटे थे इनकी पत्नी थी रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती ने इस गढ़ मंडला के क्षेत्र में एक लंबे समय तक शासन किया और भारत के इतिहास में अपने योगदान के चलते रानी दुर्गावती अमर हो गई दोस्तों। क्लियर? तो रानी दुर्गावती का संबंध इसी संग्राम शाह के वंश से रहा है, जिन्होंने गढ़ा मंडला के क्षेत्र के 52 गढ़ और 57 परगनों पर अधिकार किया था। लगभग 61 साल तक इन्होंने शासन किया दोस्तों। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम बात करें रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जी की बात करें दोस्तों तो रानी दुर्गावती जो रही हैं, इनका जन्म जो है वो 5 अक्टूबर 1524 को हुआ। एग्जाम में पहला प्रश्न तो आप लोगों से यही पूछने वाला है अगर पूछेगा तो, कि रानी दुर्गावती जी का जन्म कब हुआ? 5 अक्टूबर 1524 को। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे दोस्तों कीर्तिवर्मन। और जो ये जो कीर्तिवर्मन थे, इनके बारे में कहा जाता है ये चंदेल राजवंश के शासक थे। तो चंदेल राजवंश के राजघराने में ही रानी दुर्गावती जी का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था दोस्तों कमलावती। इनकी माता कमलावती थी और रानी दुर्गावती का नाम दुर्गावती इसलिए पड़ा था क्योंकि इनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था।
चूंकि दुर्गाष्टमी को जन्मी थी इसलिए नाम भी दुर्गावती इनका पड़ा है। और 1542 के आसपास हम देखें तो दलपत शाह जो रहे, संग्राम शाह के पुत्र, इनके साथ रानी दुर्गावती का विवाह कर दिया। रानी दुर्गावती विवाह के बाद लंबे समय तक दमोह के सिंगोरगढ़ के किले में रहती थी। दमोह में सिंगोरगढ़ का किला है, यहां पर रानी दुर्गावती ने अपने प्रारंभिक वैवाहिक जीवन का लंबा समय बिताया था। लेकिन ये वो समय हमें लोगों को देखने को मिल रहा है जब मुगलों का प्रभाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये समय 1542 का वो समय है जब एक तरफ हम अकबर का जन्म देख रहे हैं। अकबर का जन्म होता है अमरकोट के शासक वीर साल के यहाँ पर 1542 में। और हुमायूं जो है वो एक निर्वासित शासक के तौर पर जीवन जी रहा है और फारस जाता है सैनिक सहायता करने के लिए। और दिल्ली का जो आसपास का इलाका रहा, यहाँ पर शेर शाह सूरी ने एक अफगान वंश की स्थापना कर दी थी। इसके बाद के समय में हम देखें तो यहाँ पूरे क्षेत्र में मुगलों का प्रभाव बाद में बढ़ा है। इधर एक तरफ हम जाएं तो हमें हेमू के द्वारा साम्राज्य विस्तार की गतिविधि देखने को मिलती है, एक तरफ अफगान शेर शाह सूरी के वंशजों का शासन दिखाई पड़ता है। तो एक लंबा ऐतिहासिक व्यवस्था हमें देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में जब मुगलों का प्रभाव बढ़ रहा था तो सिंगोरगढ़ का किला दमोह से जो रानी दुर्गावती और दलपत शाह थे ये मदन महल चले गए। मदन महल में इनको स्थानांतरित कर दिया गया कि सुरक्षा के दृष्टि से मदन महल आपके लिए अच्छा रहेगा। अब लंबा समय इन्होंने मदन महल में व्यतीत किया था। याद रखिएगा कि ये मदन महल जो है यहीं पर लगभग 1545 ईस्वी के आसपास वीर नारायण जो है, इसका नाम हमें बिरसा नारायण भी देखने को मिलता है। ये रानी दुर्गावती की संतान थी जिसे रानी दुर्गावती ने मदन महल में ही 1545 के आसपास जन्म दिया था दोस्तों। लेकिन ये वो समय आया कि रानी दुर्गावती और उनके पुत्र को बहुत जल्द एक संकट झेलना पड़ा। क्या संकट था कि लगभग 33 साल की उम्र में ये जो दलपत शाह थे ना, दलपत शाह जो थे इनकी उम्र 33 साल की थी। लगभग 1550 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। और रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह की जब मृत्यु हो गई 1550 के आसपास, इस समय तक इनका पुत्र जो वीर नारायण वो केवल 5 वर्ष का रहा, अल्पवयस्क रहा। और कंडीशन ये आ गई कि मुगलों की स्थिति गंभीर है, इस क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे। तो रानी दुर्गावती ने खुद अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनके यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। और लंबे समय तक विभिन्न आक्रमण जो रानी दुर्गावती के क्षेत्र गढ़मंडला के ऊपर किए गए मुस्लिम शासकों के द्वारा उनको हराया, उनका सामना किया था। और आक्रमण करने वाले में आपको बाज बहादुर, मालवा का शासक बाज बहादुर, ये वही है रूपमती वाला, इनका आक्रमण हमें देखने को मिलता है। बाज बहादुर खान ने लगातार रानी दुर्गावती के इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन रानी दुर्गावती ने बड़ी वीरता के साथ बाज बहादुर के हर आक्रमण को विफल कर दिया था। तो उसको हराने में रानी दुर्गावती जो रही वो सफल रही थी दोस्तों। लेकिन लंबे समय तक इन आक्रमणों को विफल करती रही रानी दुर्गावती। एक समय ऐसा आया जब रानी दुर्गावती के खुद की हारने का समय आया। लगभग 1564 के आसपास की बात है। अकबर इस समय वयस्क हो चुका है। उसने बैरम खां के अधीनता से भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और महामंगा के पेटीकोट शासन या हरम दल के शासन से भी अकबर ने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। और उसके बाद अकबर का स्वतंत्र शासक के तौर पर पहला अभियान जो है दोस्तों वो हमें 1564 में गढ़मंडला के क्षेत्र पर दिखाई पड़ता है। अकबर ने अपने सेनापति के तौर पर दोस्तों आसफ खां को भेजा। आसफ खां ने बड़ी क्रूरता के साथ रानी दुर्गावती के क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया और बड़ी भीषण लड़ाई यहाँ में देखने को मिलती है। और इस लड़ाई के दौरान ही रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त होती है दोस्तों, और गढ़मंडला के इस क्षेत्र पर अकबर का आधिपत्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें वीरांगना दुर्गावती के जो जीवन के समय संघर्ष की स्थिति वो दिखाई पड़ती है, जो संग्राम शाह की पुत्र वधू के तौर पर देखने को मिलती है। और दलपत शाह की मृत्यु जब एक बहुत अल्प आयु में हो गई थी, युवा अवस्था में हो गई थी, तब रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को जो केवल 5 साल का था उसको उत्तराधिकारी बनाकर उसकी संरक्षिका के तौर पर शासन करना प्रारंभ किया था। रानी दुर्गावती जी की वीरगति कब हुई थी दोस्तों? तो 24 जून 1564 को ही वीरगति को प्राप्त हुई थी ये। और ये याद रखिएगा कि इनकी समाधि बरेला जबलपुर में है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? एक चीज और की महारानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में बनवाया गया है 1957 में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगली जो दोस्तों हमारे जनजाति व्यक्तित्व में
जो बोल सकते हैं कैरेक्टर है वो है रानी कमलापति का। रानी कमलापति दोस्तों सीहोर के बोल सकते हैं सलकनपुर में जन्म इनका हुआ था। तो रानी कमलापति भी एक वीरांगना के तौर पर थी, एक शासिका के तौर पर हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं, जिन्होंने सीहोर के सलकनपुर में जन्म के बाद अपने पति निजाम शाह जो गिन्नौरगढ़ के गोंड राजा थे के साथ जीवन व्यतीत किया। जो निजाम शाह थे इनके भतीजे का नाम था आलम शाह। इस भतीजे आलम शाह ने निजाम शाह को धोखे से जहर देकर मार दिया। मतलब यह समझना है कि गिन्नौरगढ़ के गोंड राजा थे निजाम शाह, इनके भतीजे का नाम था आलम शाह। इसने धोखे से जहर देकर निजाम शाह को मार दिया और कोशिश की कि वो गिन्नौरगढ़ के इस क्षेत्र पर कब्जा कर ले। अब इस संकट की परिस्थिति में रानी कमलापति जो थी उनको शासन की बागडोर संभालनी थी। ऐसे में रानी कमलापति ने क्या किया, उनके बेटे नवल शाह को गिन्नौर के किले से ले गई। और गिन्नौर के किले से कहां ले गई, वो भोपाल में। क्लियर है, क्योंकि एक असुरक्षा की व्यवस्था देखने को मिल रही थी। रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह को गिन्नौर के किले से लेकर भोपाल आ गई। भोपाल में कहां लेकर आई, रानी कमलापति के महल में लेकर आई। कि रानी कमलापति का महल जो है वो कहां है, वो दोस्तों भोपाल के तालाब के किनारे पर है। और यही महल 1702 के आसपास निजाम शाह जो रानी कमलापति के पति थे उन्होंने बनवाया था दोस्तों। क्लियर है कि नहीं है। और ऐसे में इन्होंने यहां शासन करना शुरू किया और भोपाल की अंतिम हिंदू शासिका के तौर पर हमको रानी कमलापति देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमें जो भोपाल का क्षेत्र है वो निजामों के अधीन दिखाई पड़ता है और वहां पर कई महिला निजाम जो है वो हमें दिखाई पड़ी लगातार। एक और चीज याद रखिएगा कि दोस्त मोहम्मद खान जो थे इनकी सहायता प्राप्त की रानी कमलापति ने, और इसकी सहायता से आलम शाह जो था जिसने इनके पति निजाम शाह की हत्या करवाई थी, जो निजाम शाह का भतीजा था, उसको इन्होंने मरवा दिया। वहीं हम देखें तो रानी कमलापति की भी बाद में डेथ हो जाती है और यहाँ पर मुसलमान जो नवाब होते उनका शासन शुरू हो जाता है। करंट अफेयर्स इसको कोड करके देखेंगे कि 15 नवंबर 2021 के आसपास हम देखें तो भोपाल का जो हबीबगंज स्टेशन था, इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भोपाल की अंतिम महिला शासिका रानी कमलापति के नाम पर कर इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन 1905 में अंग्रेजों के समय पर स्थापित किया गया था दोस्तों, और इस समय इसका नाम शाहपुर रेलवे स्टेशन था। 1979 में इसका नाम बदलकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन कर दिया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोगों को दिखाई पड़ते निहाल सिंह कोरकू। निहाल सिंह कोरकू जो है दोस्तों ये कोरकू जनजाति के बोल सकते हैं कि नेतृत्व करता थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में 1842 के बुंदेला विद्रोह के समय इन्होंने कोरकू जनजाति के लोगों को संगठित किया। कोरकू जनजाति के लोगों को संगठित करके निहाल सिंह कोरकू ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर दिया था। अब यहाँ पर ये समझना है कि बुंदेला विद्रोह जो 1842 में हुआ था ये किस क्षेत्र में हुआ था, तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, सागर और नर्मदा के आसपास का जो क्षेत्र रहा बुंदेलखंड का, इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा अपने कानून नियम लगाना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे। इस प्रताड़ना के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ यहाँ के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था, और इस विरोध को नेतृत्व देने में हम निहाल सिंह कोरकू का एक इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। और ये बुंदेला विद्रोह जो इस समय हुआ, इस विद्रोह के कारण निहाल सिंह कोरकू जो रहे दोस्तों वो जाने जाते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह। शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह ऐसे दो कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था दोस्तों, है ना। शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये दोनों पिता पुत्र हैं। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे दोनों के दोनों। यहाँ शंकर शाह की उम्र लगभग 70 साल और रघुनाथ शाह की उम्र लगभग 40 साल थी जब ये 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बात रही कि इन दोनों पिता पुत्र ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का बहुत जोरों से विरोध किया था। लगभग 1784 के आसपास की बात है। ये गढ़ा का जो राज्य था यहाँ मराठों का अधिकार हो गया। मराठों के बारे में हम देखें तो जब बाजीराव प्रथम लगभग 1720 के आसपास मराठा पेशवा बने थे तो इन्होंने
चौतरफा मराठा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। ऐसे में ही जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ओरछा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे बुंदेला, उनको मुगल सम्राट से डर था। तो इसको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये मुगल सेना भेज दें और हमारे क्षेत्र को तबाह कर दे। तो ऐसे में बुंदेला सरदार ने बाजीराव प्रथम जो थे उनकी मदद मांगी और बाजीराव प्रथम ने आकर इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में मुगलों की सेना को हरा दिया। मुगलों की सेना को हराने के बाद बुंदेला सरदार ने यहां बाजीराव प्रथम को 4 क्षेत्र झांसी, कालपी, हृदयनगर और सागर प्रदान कर दिए। तो सागर का जो क्षेत्र रहा, यहां पर मराठों का आधिपत्य इस समय से हम लोगों को देखने को मिला। इसका मतलब सागर के क्षेत्र में मराठे आ गए थे और सागर में जो मराठे थे उन्होंने ही आगे चलकर हम कहें 1784 के आसपास गड़ा मंडला का जो क्षेत्र रहा, इस पर भी अधिकार कर लिया। अब इस क्षेत्र में यहाँ शासक के तौर पर हमें नरहरि शाह दिखाई पड़ रहे थे और नरहरि शाह के साथ हमें सुमेर शाह दिखाई पड़ रहे थे। नरहरि शाह और सुमेर शाह ये अंतिम शासक यहाँ के साबित हुए और उसके बाद मराठों के अधीन यहाँ पर शासन आ गया। थोड़े समय तक मराठों ने यहाँ अपना शासन चालू रखा और आगे जाकर शंकर शाह को जबलपुर के पास की जागीर यहाँ प्रदान कर दी। अब देखिए, शंकर शाह जो हैं उनको जब जबलपुर की जागीर प्रदान कर दी गई तो हमें यह एक चीज और दिखाई पड़ती है कि शंकर शाह को जब जबलपुर की जागीर प्रदान की गई तो यहाँ पर शंकर शाह ने अपना एक अलग वर्चस्व जो है वो स्थापित कर लिया और सितंबर 1857 में जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के सिपाही शंकर शाह के यहाँ पर आते हैं। शंकर शाह का जो महल रहा वहां पर इन्होंने बोल सकते हैं कि अपना पूरा एक बोल सकते हैं कि शासन स्थापित किया। अब यहां समझना यह है कि शंकर शाह है कौन। शंकर शाह ये जो सुमेर शाह इनके पुत्र हैं, है ना। शंकर शाह सुमेर शाह के पुत्र रहे और इनको मराठों ने जबलपुर के पास जागीर दे दी। यहाँ अपना एक वर्चस्व कायम करने के बाद जब सितंबर 1857 में हम देख रहे हैं तो जबलपुर की 52वीं जो रेजिमेंट है, इस रेजिमेंट के सिपाही शंकर शाह के महल में आते हैं और महल में आकर एक प्लानिंग करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ये क्या प्लानिंग करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ शंकर शाह जी के महल में कि भाई हम लोग मुहर्रम के दिन अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण भी करेंगे और इनके क्षेत्र में लूटपाट भी करेंगे। लेकिन ये एक प्रकार की दगाबाजी के शिकार हुए कि शंकर शाह के महल में अंग्रेजों के खिलाफ 52वीं रेजिमेंट के जो सिपाही हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं। इस बात की सूचना खुशाल चंद्र नामक एक गद्दार ने अंग्रेजी यहाँ के कमांडर जो थे 52वीं रेजिमेंट के क्लार्क उसको दे दी। और जैसे क्लार्क का नाम आता है तो क्लार्क यहाँ पर एक क्रूर बोल सकते हैं कि कमांडर के तौर पर जाना जाता था। तो इनकी पूरी प्लानिंग की जानकारी 52वें रेजिमेंट के जो कमांडर थे क्लार्क उनको मिल गई तो उसने बहुत क्रूरता के साथ इनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करने का बिल्कुल प्लान कर लिया। और अंत में हम यहाँ देख रहे हैं कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह 1857 की क्रांति में इस क्षेत्र से शामिल हो गए और कहीं ना कहीं क्लार्क भी समझदार था। क्लार्क को जैसे ही पता चला खुशाल चंद्र से कि ये लोग अपने यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं तो क्लार्क ने भी क्या किया, साधु के वेश में कुछ गुप्तचर भेज दिए कि जाकर और जानकारी लेकर आओ। और जानकारी मिल गई। 14 सितंबर के दिन दोनों को बंदी बना लिया गया। किसको? शंकर शाह और रघुनाथ शाह को बंदी बनाने के बाद कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जेल में भेज दिया गया। ठीक है। और जैसे ये जेल चले गए तो 4 दिन बाद ही 18 सितंबर 1857 को इनको तोप के मुंह में अलग अलग बांधकर उड़ा दिया गया था। तो शंकर शाह रघुनाथ शाह दोनों पिता पुत्र को अंग्रेजों ने तोप के मुंह में बांधकर जिंदा उड़ा दिया था, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जब शंकर शाह रघुनाथ शाह जेल चले गए थे ना तो रानी फूल कुंवर जो थी इन्होंने आंदोलन चलाया था। ये रानी फूल कुंवर कौन थी? शंकर शाह की पत्नी थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 18 सितंबर को चूंकि शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोपों से उड़ा दिया था अंग्रेजों ने जिंदा, तो ऐसे में इस दिन को हम लोग मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस के तौर पर मनाते हैं और जबलपुर में इनकी प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई, जहां पर हर साल श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है 18 सितंबर को। नेक्स्ट है दोस्तों टांट्या भील। टांट्या भील जिनको हम टांट्या मामा के नाम से जानते हैं, निमाड़ का गौरव, आदिवासी नायक,
भारतीय आदिवासियों का रॉबिनहुड, ये नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। याद रखिएगा कि टाटिया भील जो रहे हैं इनको हम और किन नाम से जानते हैं, तो नंबर 1 नाम याद रखिएगा कि इन्हें टाटिया मामा कहा। दूसरा नाम याद रखिएगा कि रॉबिन हुड, भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड कहते हैं। तीसरा, इनको आदिवासी नायक कहा जाता है। आदिवासी नायक के नाम से कौन चर्चित है? टाटिया भील। और निमाड़ का गौरव, निमाड़ का गौरव भी किसे कहा जाता है? तो टाटिया भील को कहा जाता है। ये अन्य नामों से हम टाटिया भील को जानते हैं। ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने तात्या टोपे से गुरिल्ला पद्धति को सीखा था, और गुरिल्ला पद्धति को सीखने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग अंग्रेजों के खिलाफ किया था। तो गुरिल्ला पद्धति में निपुण थे ये। अगर हम जन्म की बात करें तो टाटिया भील का जन्म हुआ था दोस्तों 1842। 1842 में कहां हुआ था? तो खंडवा। खंडवा में आप जाएंगे तो इसको आप पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं, और पंधाना तहसील है यहाँ पर। इस पंधाना तहसील यहाँ के बड़ौदा गांव में टाटिया भील का जन्म होता है। इनका वास्तविक नाम तातिया या तात्या भील के नाम से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1857 के युद्ध में आप इन्हें आदिवासी जननायक के तौर पर देखते हैं। 1857 में हम लोग देखें कि इन्होंने युद्ध का प्रारंभ कर लिया, पूरी तरीके से विद्रोह चल रहा है, और बहुत ही छोटे से समय में ये बोल सकते हैं कि नागपुर से मंदसौर में आ गए, झाबुआ के क्षेत्र, देवास तक के जंगलों में अपनी मजबूत स्थिति बनाकर धाक जमा ली पूरी की पूरी। इसके बाद नवंबर 1858 में स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे खरगोन के किले पर विजय प्राप्त की, तो तात्या टोपे के साथ टाटिया भील और उनकी टोली ने भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। खानदेश खरगोन में इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद इन्होंने होलकर राज्य की तरफ अपना रुख किया। ये ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति में होलकर राजवंश के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और इसी वजह से टाटिया भील और उनकी टोली ने खरगोन इधर के क्षेत्र पर जब अपना कब्जा जमा लिया, अपना प्रभुत्व कर लिया, तो वो होलकर की तरफ आए। हालांकि होलकर राजवंश के जमींदार जो थे उनका नाम था रघुनाथ मंडलोई। रघुनाथ मंडलोई ने टाटिया भील जी का साथ दिया, तो ऐसे में इन्होंने मिलकर जबलपुर की जेल जो थी उस पर धावा बोल दिया। जबलपुर की जेल पर धावा बोलकर वहां से कई सारे कैदियों को छुड़वाने में कामयाब हुए थे टाटिया भील। क्लियर है? लेकिन यह याद रखिएगा कि हम जब टाटिया भील की बात करते हैं दोस्तों, टाटिया मामा की बात करते हैं, तो अंग्रेज इन्हें पकड़ नहीं पाए थे। ये पहली बार हमें इतिहास में देखने को मिला कि किसी आदिवासी नेता को पकड़ने के लिए अलग से ब्रिगेड बना दी गई थी पुलिस की, टाटिया ब्रिगेड। टाटिया ब्रिगेड जो है वो अंग्रेजों ने टाटिया भील को पकड़ने के लिए बनाई थी, ध्यान रखिएगा। और इतना आसान नहीं था अंग्रेजों को इनको पकड़ना। अंग्रेज हताश हो चुके थे कि कैसे हम टाटिया भील को पकड़ लें। क्यों? एक तो जंगलों की समस्त जानकारी, एक मजबूत दिलेर इरादा था इनके पास। दूसरी बात है कि गुरिल्ला पद्धति में निपुण थे ये, तो अंग्रेजों को इतना आसान नहीं था पकड़ने के लिए, इसलिए उन्होंने इनके लिए टाटिया ब्रिगेड बनाई। और जब भी ये पकड़ाए ना, तो पकड़ाए तो इनके एक सहयोगी की गद्दारी की वजह से पकड़ाए थे। उस सहयोगी का नाम क्या था? गणपत राजपूत। ये गणपत राजपूत जो रहा है दोस्तों, इसकी गद्दारी से टाटिया भील पकड़ा गए थे। जबलपुर के सत्र न्यायालय में केस चलता है टाटिया भील के ऊपर, और उस केस के बाद 4 दिसंबर, याद रखिएगा 4 दिसंबर 1889 को टाटिया भील को फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी दे दी गई थी। और इंदौर से जब आप खंडवा रेल मार्ग जाते हैं तो रास्ते में जो पाताल पानी पड़ता है ना, उसके पास इनके शव को फेंक दिया गया था। ये इतनी हम लोगों को ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति गद्दारी करता है और उस गद्दारी के चलते टाटिया भील पकड़े जाते हैं और फांसी दी जाती है। फांसी देने के बाद रेल ट्रैक के बाहर पाताल पानी क्षेत्र में शव को फेंक दिया जाता है। इतनी ऐसी दुर्गति जो है वो की है इन्होंने। और पाताल पानी स्टेशन के पास में आपको इनकी समाधि देखने को मिलती है दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में टाटिया मामा स्वरोजगार योजना चलाई थी, और इसके साथ साथ इनकी याद में, इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश में भील राज्य स्तरीय सम्मान भी दिया जाता है।
ये सम्मान शिक्षा एवं खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को दिया जाता है, जिसमें राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। इसके अलावा शुरुआत जो इस पुरस्कार की हुई है वो 2008 में हुई है, और पहला सम्मान जो है राजा राम मौर्य को दिया गया जो देवास से संबंधित थे। इसके अलावा यहां याद रखिएगा कि 4 दिसंबर 2022 को इंदौर के भंवरकुआ चौराहे का नाम टाट्या भील के नाम पर रखा गया, और यहां इनकी मूर्ति का भी लोकार्पण किया गया। MR10 के पास में एक बस निर्माण किया जा रहा है, उस बस का अड्डा जो है उसका नाम भी टाट्या भील के नाम पर होगा। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी टाट्या भील रेलवे स्टेशन पड़ा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे जननायक आदिवासी समुदाय से संबंधित टाट्या भील की कहानी थी, जो उन्होंने अपने देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और पकड़े भी गए, तो एक गद्दार की वजह से। खैर, अगले जो नेतृत्व है दोस्तों भीमा नायक हैं। जब हम भीमा नायक की बात करते हैं तो आदिवासी नेता के तौर पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। 1840 में भीमा नायक का जन्म पश्चिमी निमाड़ बड़वानी जिले में हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा कि भीमा नायक जी का संबंध किस जिले से है? मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से है। और ये इन्होंने जो विद्रोह का प्रारंभ किया ना, विद्रोह का जो प्रारंभ किया वो प्रारंभ सबसे पहले सेठ व साहूकारों के खिलाफ किया था। ये बहुत ज्यादा शोषणकारी वर्ग था जिसके खिलाफ भीमा नायक जी ने अपने विरोध का प्रारंभ किया, और इस विरोध की प्रकृति के कारण इन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से कौन जाने जाते हैं? भीमा नायक जाने जाते हैं। इसके बाद 1857 के क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया, और अंग्रेजों को बहुत हद तक परेशान कर दिया था भीमा नायक जी। 11 अप्रैल 1858 को अंबा पानी का युद्ध हुआ, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भीमा नायक। तात्या टोपे एक समय ऐसा था कि निमाड़ आए थे। जब तात्या टोपे निमाड़ आए तो ऐसी स्थिति में भीमा नायक से मिले थे, और ऐसी स्थिति में भीमा नायक ने उन्हें नर्मदा नदी पार करने में मदद की थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अंग्रेजों ने इनके करीबी मुखबरी के कारण जो धोखा हुआ उसके चलते भीमा नायक को पकड़ लिया, और भीमा नायक को पकड़ने के बाद इन्हें अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है वहां भेज दिया, और वहां काला पानी की सजा हो गई। अंततः हम देखते हैं कि 29 दिसंबर 1876 को वहीं इन्हें फांसी दे दी गई, और भीमा नायक जी की मृत्यु अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर पे होती है दोस्तों, जहां पर सेल्यूलर जेल हमको देखने को मिलती है। बराबर है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे नेता जिनकी मृत्यु अंडमान निकोबार में हुई थी वो भीमा नायक जी थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपने एक बेसिक चीज देखी होगी कि गद्दारी की जो व्यवस्था है वो बार बार देखने को मिल रही। हमारे देश के जो नेता रहे हैं उनको गद्दारी के चलते पकड़ा गया और उन्हें सजा हुई है। तो हमारा देश अंग्रेजों की वजह से कम, गद्दारों की वजह से ज्यादा खत्म हुआ है दोस्तों, और आज भी हमारे देश में से कई सारे लोग हैं। खैर, अगला है सीताराम कंवर। सीताराम कंवर जो है वो निमाड़ बड़वानी जिले से संबंधित है। वहां के डांग गांव में इनका जन्म हुआ था। जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। 1857 में जो क्रांति हुई उस क्रांति में नर्मदा के दक्षिण में होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह इन्होंने किया था। 9 अक्टूबर 1858 को इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। नेक्स्ट है धीर सिंह, रीवा राज्य में 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे। इनका जन्म रीवा के ग्राम कछुआ में हुआ था, और शंकर शाह से भेंट के बाद इन्होंने 1857 की क्रांति में रीवा से भाग लिया था दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो हमें दिखता है शांता भूरिया। शांता भूरिया, इनको पद्मश्री भूरीबाई की पुत्री के तौर पर हम जानते हैं, झाबुआ से संबंधित है, प्रसिद्ध चित्रकार के तौर पर ये जानी जाती है। विष्णु सिंह उइके जो है वो बैतूल जिले के बंजारी ढाल में इनका जन्म हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडा जिले में जन्मे थे, बीजेपी के नेता रहे हैं। 2016-17 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रहे हैं, और मंडला लोकसभा में ये इस्पात मंत्री के तौर पर। आनंद सिंह श्याम प्रमुख गोंड कलाकार हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कलावती श्याम गोंड भित्ति चित्रकला की पहली महिला चित्रकार थी ये, और आनंद सिंह श्याम की पत्नी है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, गोंड कलाकार हैं।
धनन्या बाई जो है वो प्रमुख गोंड कलाकार के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा दुर्गाबाई व्योम मंडला जिले के बरबासपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। गोंडी चित्रकला को अलग पहचान दिलाने में दुर्गाबाई व्योम का बहुत बड़ा योगदान है। दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान इनको मिला और 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व से संबंधित पहले पार्ट को कवर कर लिया है। चूंकि मध्य प्रदेश एक विशाल राज्य रहा है, विशाल सांस्कृतिक विरासत है, जनजाति की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य। इस राज्य से इतने सारे जनजातीय व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने देश के विकास में, संस्कृति में, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है कि उनको एक लेक्चर में पढ़ना मुश्किल है। तो इसके बारे में कुछ और जो लोग हैं उनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। कोशिश यही है कि एक एक व्यक्तित्व पर हम लोग ऐसा डिस्कशन देखें, ऐसे फैक्ट्स देखें कि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में बाकी सभी लोगों को लेकर चर्चा करेंगे दोस्तों। क्लियर? तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।